हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्री नेट जेआरएफ फिजिक्स। आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस से आइडियल गैस जो है वो किस तरीके से डिफरेंट होती है, आइडियल गैस के लिए गैस लॉज जो है वो क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, रियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से निकाला जाता है। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइडियल गैस क्या होती है? थ्योरेटिकल गैस कंपोज्ड ऑफ मैनी रैंडमली मूविंग पार्टिकल्स दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस। ये मतलब एक थ्योरेटिकल गैस जो है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट मान के चलते हम कि जो गैस है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं और उनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं और इनके बीच में आपस में कोई इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनकी साइज़। तो मतलब वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनमें इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस नहीं होते, यानी उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होते हैं। ये चीज़ हम मान के चलते हैं। तो ये जो गैस होती है उसको बोलती है आइडियल गैस बोलते हैं। आइडियल गैस जो होती है वो जितने भी गैस लॉज होते हैं उन सभी को ओबे करती है, उन सभी को फॉलो करती है। अब देखिए, a gas behave more likely as an ideal gas at high temperature and lower pressure। जब प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, उस केस के अंदर कोई गैस है जो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। अब इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है ना, उस केस में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है उनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उनके जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कंपैरिजन में कम सिग्निफिकेंट हो जाती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल और काइनेटिक एनर्जी का मेन रोल होता है। ठीक है। एंड सेकंड क्या चीज़ होती है इस कंडीशन के ऊपर कि जो मॉलिक्यूल्स की साइज़ है उसके कंपैरिजन में उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है, जो हम बोलते हैं ना इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो खाली जगह है, वो ज़्यादा होती है। तो जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था उसमें जो पोस्टुलेट्स थे उसमें भी हमने यही चीज़ें देखी थी कि मेनली कौन से उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस में, और सेकंड क्या था कि जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो उनकी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस केस के अंदर उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल होगी। हम उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बहुत कम सिग्निफिकेंट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में। और इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स की साइज़ होती है वो उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है। तो इस केस में इन रीजन से क्या होता है कि जो कोई भी गैस है वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करने लग जाती है। और इसका अगर उल्टा होगा कि अगर टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो रियल गैस की तरफ शिफ्ट होगी। यानी वो आइडियल गैस का जो नेचर होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे डेविएट होने लग जाएगी और इन लॉज को फॉलो नहीं करेगी। ये गैस लॉज जो है वो परफेक्ट इसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक है। बाकी इनमें डेविएशंस आ जाते हैं। कौन कौन से गैस लॉज होते हैं? फर्स्ट हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर P ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर होगा गिवन मास ऑफ गैस का, मास हम ले लेते हैं गिवन, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर है वो वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है, P जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 डिवाइडेड बाय V के। ओके। सेकेंड आता है चार्ल्स लॉ। ये क्या बोलता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, इसके अंदर क्या टेम्परेचर कांस्टेंट था, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं उस केस के अंदर किसी गिवन मास ऑफ केस के लिए जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर के। तो एट कांस्टेंट प्रेशर P वॉल्यूम V जो है ऑफ अ गिवन मास ऑफ केस किसके प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर T के, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू T। ये चीज़ होती है चार्ल्स लॉ। थर्ड वन इज अवागाद्रोज लॉ। अवागाद्रोज लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन। कि जैसे दो गैसेस है, ठीक है, अलग अलग नेचर की है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, लेकिन अगर इन दोनों की वॉल्यूम सेम हो और टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम हो, सेम वॉल्यूम हो, और टेम्परेचर और प्रेशर को हम सेम रखें तो दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इक्वल,
टेम्परेचर और प्रेशर सेम, तो N1 इज इक्वल टू N2 इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, गैस कौन सी उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। फोर्थ वन आता है अपना ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि दो गैसेज है, ठीक है, ये G1 ये G2 दो गैसेज हैं। अब क्या है कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे हम बोलते हैं कि इनको आपस में डिफ्यूज़ होने दे रहे हैं। डिफ्यूज़ होने का मतलब क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स का इसमें जाना, आपस में जाना मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो जब ये दोनों जो गैसेज हैं वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होती है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, क्या चीज़, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो क्या होती है, उसको हम R से डिनोट कर देते हैं। तो हर गैस के लिए वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रो। यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। सो Grams law of diffusion states that when two gases at same pressure and temperature, okay, same pressure and temperature are allowed to diffuse into one another, then the rate of diffusion denoted by R is inversely proportional to the square root of density of gas. तो जैसे अगर न्यूमेरिकल में आ जाता है, एक का दीजिए दूसरे का निकालना है रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो R1 बाय R2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रो 2 बाय रो 1, इस तरह का हो जाएगा। ओके, अब जैसे फिफ्थ वन हम मानते हैं तो उसको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो क्या होता है कि सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड P बाय ईच केस ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ मिक्सचर दिस। उसमें आप लोग को पता होगा P क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, यानी कि अलग अलग गैसेज हैं, ये मिलकर एक मिक्सचर बना रही है। उस केस में उसका टोटल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल के हम इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आप क्योंकि हम थर्मो के अंदर हम ये सब पढ़ते, तो आपको इन सब चीज़ों का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, सिंपल से लॉज है, बस हमको पता होना चाहिए कि किस में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, कंसिडर अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। हमने ले ली एक आइडियल गैस है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, तो गैस किस इक्वेशन को फॉलो करती है, PV इक्वल्स टू nRT। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, नथिंग इज न्यू इन दिस। PV इक्वल्स टू nRT होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। N यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। R की वैल्यू क्या होती है, 8.314 इन विच यूनिट, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, अब ये तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब जब हम रियल गैस की बात करते हैं, तो रियल गैस के लिए वान डेर वाल इक्वेशन क्या होती है। ये जो है ना क्वेश्चन नेट के अंदर डायरेक्ट 5 नंबर्स के अंदर आया हुआ है, ओनली इक्वेशन हमको पता होनी चाहिए थी कि इक्वेशन क्या होती है, टिक करना था। ठीक है, 4 ऑप्शन में से तो इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ का आइडिया होना चाहिए। ओके, तो वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल केसेस, n मोल्स के लिए P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, V माइनस NB इक्वल्स टू nRT, and for 1 mole of gas if we consider, then here n equals to 1, so we can write here n square equals to 1, n equals to 1, so our equation becomes P plus A by V square, V minus B equals to RT. So here are two kind of corrections done in the normal gas equation, PV equals to nRT, ideal gas equation, P is changed to this and V is changed to this. So what are these corrections, we need to study these two. So first is the correction for finite set, and the second one is the correction for intermolecular attraction. Okay, so what is meant by correction for finite size? See that while considering the kinetic theory and using all these things, we consider that molecules are infinitesimal in size, yani very very small in size. Okay, as compared to the distance between them, interparticle distance and all that all we studied. But see, molecules of finite size, what molecules जो होते हैं उनकी फाइनाइट साइज होती है, हम उसको साइज़ को नेग्लिजिबल तो नहीं मान सकते हैं ना। अगर हम रियल गैसेस की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ फाइनाइट साइज तो होगी। तो अगर टोटल वॉल्यूम V है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुछ साइज़ है, तो उस साइज़ की वजह से वो भी थोड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, यानी कि जो अवेलेबल वॉल्यूम्स है उनके मोशन के लिए ये टोटल वॉल्यूम V है। अब इसके अंदर हमने पहले तो मान लिया कि ये जो है इनकी साइज़ बहुत कम है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, पर इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, कुछ ना कुछ तो इनकी साइज़ होती है, फाइनाइट साइज़ होती है, तो ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। तो इनके मोशन के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो V नहीं होगी, V माइनस B होगी। B यहाँ पर क्या है, इनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो, इसका मतलब क्या है
कि फाइनाइट साइज़ होती है, फाइनाइट साइज़ की वजह से हम जो करेक्शन करते हैं उसकी वजह से हमारा ये v माइनस एन बी वाली टर्म जो है वो आ जाती है। ओके, देन हम बात करते हैं करेक्शन फॉर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ये क्या चीज़ है? तो सी, ये कोई कंटेनर है, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो इसमें जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनके ऊपर तो हम देख सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन जो बाहर वाले मॉलिक्यूल्स हैं यानी आउटर मोस्ट लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि सरफेस के क्लोज, ये सरफेस हो गया पूरा कंटेनर का, कंटेनर किसी भी टाइप का मैंने ऐसा स्फेरिकल बना लिया है ना, तो कंटेनर का सरफेस हो गया, उसके ऊपर जब मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनके ऊपर इनवर्ट फोर्स लग रहा है, तो आइडियल केस के अंदर जितना मोमेंटम एक्सचेंज होता है उतना इस केस में अब नहीं हो पाएगा, यानी इसके अंदर क्या है कि वापस हमको कोई ना कोई करेक्शन करना पड़ेगा, इसकी वजह से प्रेशर में करेक्शन हो जाएगा। तो ये जो फाइनाइट साइज का करेक्शन है और जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो हो रहा है उसका जो करेक्शन है कि किस तरीके से इसमें पार्टिकल्स में, यहाँ पर क्या है, हम लोग मान के चलते हैं आइडियल केस के अंदर, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो बोला था कि उनके अंदर क्या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि ये दो पार्टिकल्स हैं आपस में इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस जो होती है उसमें क्या होता है कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होता है उसको हम पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी हम ये नहीं बोल सकते कि ये दो मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है। आइडियल केस में हम ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट मान के चलते हैं, वो एक थ्योरेटिकल केस है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियल केस वी हैव टू कंसिडर द इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस टू इन आवर केसेस। ओके, सो व्हेन वी इंक्लूड द करेक्शन फॉर फाइनाइट साइज and the correction for intermolecular attraction, we get this equation. Okay, so these are two corrections that we do. You need not to go in much detail for your competition exam CSI or NET, but you just should have an approximate idea that what is happening. Okay, next what we have to study critical constants. critical constants क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन की जाती है, वो सारा अभी हमको देखना है। तो हम पॉइंट वाइज बात करते जाते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है उसको हम TC से डिनोट करते हैं। इट इज़ दैट टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई प्रेशर वी में अप्लाई ऑन गैस। दैट मीन्स क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर के बाद में अगर हम गैस का जो प्रेशर है, गैस के प्रेशर को कितना भी हाई कर ले, लेकिन जो हमारी गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम प्रेशर को कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो सकती है। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर TC जो है उसके ऊपर गैस को लिक्विफाई करने के लिए मिनिमम कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, उस टेम्परेचर को हम, मिनिमम कितना प्रेशर चाहिए होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। इस तरह से क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जब क्रिटिकल टेम्परेचर TC हो, क्रिटिकल प्रेशर PC हो, तो इस बेसिस पे TC और PC जो हो रहा है उस टाइम पे गैस का 1 मोल जो है वो कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। आया समझ में? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिसके अबव हम कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर दें लेकिन गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। क्रिटिकल प्रेशर क्या है कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर हो, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर कितना मिनिमम प्रेशर हो कि गैस लिक्विफाई हो सके उसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। और क्रिटिकल वॉल्यूम किसके बोलते हैं कि जब टेम्परेचर और प्रेशर के पैरामीटर जो है वो क्रिटिकल यानी TC और PC हो, उस केस में 1 मोल ऑफ गैस जो है वो कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं, और इसको हम VC से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम ये जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व बनाते हैं, इसको हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हुए हमको चलना है। तो ये कुछ सॉलिड लिक्विड गैस का कर्व है। तो यहाँ पर देखिए ये है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ये हमने देख चुके हम कि इसके बाद में हम कितना ही प्रेशर बढ़ा दें लेकिन गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो कर्व जा रहा है ना, ये जहाँ पर स्टॉप हो जाता है, ये स्टॉप हो गया यहाँ पर, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ओके, अब देखिए हम आइसोथर्म की बात करते हैं, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर T पे, तो देखिए इसमें जो कर्व है ना ये इस तरह का अलग अलग मतलब आते जाते हैं आइसोथर्म। तो इसमें जो एक पॉइंट होता है जहाँ पर क्या है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम इसको बोलते हैं,
उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर क्या होता है कि dp/dv यानी स्लोप जो है इसका pv आइसोथर्म का, आइसोथर्म क्यों बोल रहे हैं, आइसोथर्म यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, dp/dv 0 होगा। एंड द सेकंड कंडीशन इज d2p/dv² इज ऑल्सो 0। ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर dp/dv 0 होगा, स्लोप 0 होगा, और स्लोप का जो स्लोप है यानी इसका वापस हम डिफ्रेंशिएट करते हैं v के रेस्पेक्ट में, तो वो हमको क्या देता है d2p/dv², तो वो चीज़ भी 0 होती है। उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए ये जो दो है ना पॉइंट, ये आपके माइंड में फिट होने चाहिए, क्योंकि क्या है कि नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो ये जो इक्वेशन होती है ये रियल गैसेस के लिए, इसका हमको सॉल्यूशन पता होता है, टीसी वीसी पीसी ये सारी वैल्यू हमको रटी हुई होती है। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन है ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में दे दे और बोल देवे कि क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ, क्रिटिकल प्रेशर बताओ या क्रिटिकल वॉल्यूम बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गैस है इसकी इक्वेशन की फॉर्म आपको चेंज कर दे, और फॉर्म चेंज करके फिर आपसे पूछ ले कि इसके क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स या फिर क्रिटिकल पैरामीटर जो है वो क्या होंगे। इसलिए आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं तो वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है आइसोथर्म में P और V के बीच में, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, कर्व ड्रॉ किया जाता है उसमें, और उसके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अभी मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, सॉल्व है, एकदम से देख लेते हैं बस ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग ने अभी जस्ट जो इक्वेशन देखी थी वान डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, फॉर 1 मोल हमने ये इक्वेशन लिखी थी। इसको मैं सिंपल सा वापस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करके लिखती हूँ। अब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हमको पता है कि dp/dv क्या है, 0 है। इसको करती हूँ v के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट, तो dp/dv और v माइनस बी कॉन्स्टेंट। उसके बाद में जब मैं इसको करती हूँ v माइनस बी को, तो v माइनस बी का v के साथ 1 और p बचेगा, तो प्लस p, यहाँ पर मैं पहले लिखना भूल गई थी ना, प्लस p ये हो गया इसका। इस वाले टर्म का करेंगे v के रेस्पेक्ट में, a इंटू -1/v², इसमें v है नहीं 0, इसका वापस करेंगे प्लस 2ab/v³। सिंपल सी कैलकुलेशन, ओनली यू नीड टू डिफ्रेंशिएट इट एंड देन पुट इट इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ v, हमको क्या dp/dv 0 चाहिए और d2p/dv² 0 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाली जो पूरी इक्वेशन आई थी ना, इसको वापस v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वापस जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि सॉल्व करते टाइम अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए तो वापस आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार इसको मतलब सॉल्व जरूर करना, मैं को न्यूमेरिकल भी दे दूंगी, फिर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए। डायरेक्ट अगर हमको टीसी पीसी आ जाए तो उससे काम नहीं चलता है ना। वो जो इक्वेशन थी पिछले वाली उसको हमने 1 पॉइंट ले लिया था। अब एट क्रिटिकल टेम्परेचर, जब क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो dp/dv और d2p/dv² वो दोनों इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन ली थी, सेकेंड इक्वेशन ली थी, उनके अंदर हम, क्योंकि हमने क्रिटिकल टेम्परेचर बोला है, तो जब टेम्परेचर क्रिटिकल है यानी टी है तो v क्या हो जाएगा, vc हो जाएगा। और जब हमने पहली बार डिफ्रेंशिएट किया था dp/dv को 0 किया था, ये वाली कौन सी इक्वेशन है, जब हम dp/dv को 0 करके लिखते हैं उस वाली इक्वेशन में जब हम ये वाली कंडीशन लगाते थे तो ये इक्वेशन बन जाती है। और सेकंड हमने क्या किया था, d2p/dv² को 0 किया था, उससे हमको ये इक्वेशन मिली थी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वही क्रिटिकल पैरामीटर्स vc से रिप्लेस कर देते हैं इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि vc की वैल्यू 3 पे आती है। ये क्या हो गई है, क्रिटिकल वॉल्यूम हो गई है। अब ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, लास्ट पेज से आप चेक कर सकते हैं, तो उसके अंदर हमको क्या vc की वैल्यू पुट कर देते थे, हमारे पास pc यानी क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या होगा, a/27b²। अब जो है क्रिटिकल पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ गैस लिखते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है वान डेर वाल की 1 मोल के लिए, सिंपली हम उसके अंदर जो P, V और T है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसको क्रिटिकल पॉइंट पे लिखते हैं, यानी P की जगह PC, T की जगह TC और V की जगह VC लिखते हैं। तो हमको ये फॉर्म मिल जाती है। ओके, और ये जो 5 और 6 है, इससे हम PC की और VC की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, जब हम इन दोनों की वैल्यू इसमें रखते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC की वैल्यू हमको मिल जाती है। तो अगर क्वेश्चन सिंपल आता है, दैट मीन्स आपको वान डेर वाल इक्वेशन जो एग्जैक्ट होती है रियल गैस के लिए वही दी हुई है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि क्रिटिकल वॉल्यूम VC कितनी होती है, 3B होती है। क्रिटिकल प्रेशर PC कितना होता है, a/27b² होता है। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर TC है वो कितना होता है, 8a/27RB। यहाँ पर A और B जो है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके,
और आर यहाँ पर क्या है, गेस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन पूरी की हुई आपको आनी चाहिए। तो देखिए आज हमने क्या देखा, अभी मैं इसके बाद न्यूमेरिकल्स देती हूँ दो, ओके, तो उनको सॉल्व करना प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। आज हमने क्या देखा, आइडियल केस क्या होती है, किस कंडीशंस के ऊपर आइडियल केस डिवेट होकर रियल केस बन जाती है, आइडियल केस जो है वो कौन कौन से लॉज को फॉलो करती है, आइडियल केस इक्वेशन क्या होती है, वान डेर वाल इक्वेशन क्या होती है, उसमें जो करेक्शंस आ रहे हैं उनका रीज़न क्या होता है, फिर हम क्रिटिकल कांस्टेंट किसको बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह डिफाइन कैसे किए जाते हैं, फिर हमने कैलकुलेशन देखी वान डेर वाल इक्वेशन से और क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यूज़ कैलकुलेट करी है। ओके गाइज, अब देखिए क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट है, अ गैस बिहेव्स इन एन आइडियल गैस एट, 4 ऑप्शन है, सॉल्व करके देख लेना, थ्योरी अभी पढ़ी कवर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो मैंने क्या बोला, आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे अभी लेटेस्ट जो नेट का क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर भी पेपर का इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इस टाइप का, दैट मीन्स कि इस बेसिस के ऊपर इक्वेशन आया था इस कंसेप्ट में, है ना। तो आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए, अगर आपको याद है वैल्यूज़ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इक्वेशन चेंज होती है तो आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये रही आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्रिटिकल वॉल्यूम निकालनी है आपको, वीसी और क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी क्लास होगी थ्योरेटिकल, उसके अंदर क्लास स्टार्ट करने से पहले इनका सॉल्यूशन सॉल्व करवा दूंगी, बट यू ऑल्सो सॉल्व इट। ओके गाइज, और अभी लेक्चर जो है वो थोड़ा सा आपने देखा होगा डिले हो गया है, उसका रीज़न मैं वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली कि आप जैसे कॉलेज वगैरह भी स्टार्ट हो रहे तो उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही, तो उनका लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करना या लाइव जैसा भी होता है देना, तो अब क्या थोड़ा सा टाइम कम अवेलेबल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट। बट मैं ट्राई करूँगी कि मतलब जितना हो सके मैक्सिमम उतना अपनी ओर से टाइम दूँ और लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकूँ। ओके, तो पढ़ते रहिए। अब तो एग्ज़ाम्स की आपके फॉर्म की डेट भी बंद हो चुकी है, करेक्शन पैनल भी स्टार्ट हो चुका है, तो बस लग जाइए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।